हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर, जैसा कि हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले तो आप यूं समझिए कि गाइनोशियम टर्म एक बहुत बड़ा टर्म होता है। मैं आपको पहले कुछ टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि जैसे हम डिस्कस करेंगे अभी गाइनोशियम। एक्चुअली गाइनोशियम जो है वो कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, पुष्प के अंदर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल का, उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है गाइनोशियम। अब हम गाइनोशियम में जब यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ गाइनोशियम, इकाई क्या है गाइनोशियम की, गाइनोशियम को हिंदी में कहते हैं जायांग। तो इस जायांग की इकाई क्या है? कभी हम कहते हैं कि कार्पल है यानी अंडक, और कभी हम कहते हैं पिस्टिल है यानी स्त्री केसर। तो अभी हमें यह समझना है कि भाई आखिर कार्पल और पिस्टिल और गाइनोशियम में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि एक जो कार्पल होती है उस कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कार्पल। इस कार्पल के अंदर ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, और इसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट्स हैं एक कार्पल के अंदर। अब बेसिकली जो कार्पल टर्म है वो इस्तेमाल होता है स्टिग्मा एंड स्टाइल जितने पार्ट के लिए। हालांकि पूरा पार्ट है वो कार्पल है, लेकिन स्पेशली कार्पल टर्म है वो इस्तेमाल होता है स्टिग्मा एंड स्टाइल के लिए। और ओवेरियन पार्ट है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पिस्टिल। इसके लिए पिस्टिल वर्ड इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए। सपोज करिए कि ये कोई एक प्लांट में थैलेमस है, ठीक है, और इस थैलेमस में एक कार्पल इस तरीके से प्रेजेंट है, एक कार्पल है। सपोज करिए कि कोई दूसरा प्लांट है और इस दूसरे प्लांट के अंदर एक कार्पल यहां है, इसी के अंदर एक कार्पल यहां है, इसी के अंदर एक कार्पल यहां है। तीन कार्पल प्रेजेंट है ना एक ही थैलेमस के ऊपर। एक तीसरी कंडीशन और कंसीडर करते हैं। ये तो है थैलेमस, और इस थैलेमस से ये तीन कार्पल्स फ्यूज हो गई ओवेरी पार्ट से, लेकिन उनकी स्टिग्मा स्टाइल फ्री है। ऊपर स्टिग्मा जो है वो पार्ट फ्री है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां हम कैसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। पहले केस में हमारे पास में एक स्टिग्मा है, एक ही स्टाइल है, एक ही ओवरी है। तो हम कहेंगे कि यहां पर एक कार्पल है, एक कार्पल, ठीक है। दूसरा देखिए, हमारे पास में एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी यहां पर है, दूसरी स्टिग्मा, दूसरी स्टाइल, दूसरी ओवरी यहां पर है।
तीसरी स्टिग्मा, तीसरी स्टाइल, तीसरी ओवरी यहाँ पे। हमारे पास में तीनों की तीनों जो कार्पल्स है वो एकदम फ्री है, तो हम कहेंगे कि 3 कार्पल है यहाँ पे। ये आ गई 3 कार्पल। उसके बाद देखो, तीसरे केस में 1 स्टिग्मा, 2 स्टिग्मा, 3 स्टिग्मा, और 1 स्टाइल, 2 स्टाइल, 3 स्टाइल। हालांकि इनका ओवरी वाला पार्ट है वो जुड़ा हुआ है, नीचे से फ्यूज हो रखा है, बट यहाँ पर हमको साफ पता चल रहा है ना कि 3 कार्पल फ्यूज हुई है। कार्पल तो 3 थी ना, अब वो फ्यूज हो गई वो अलग बात है, लेकिन 3 कार्पल है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 3 कार्पल। ये हो गई हमारे पास में 3 कार्पल। तो 1 कार्पल, 3 कार्पल और 3 कार्पल फ्यूज हो रखी है। अब हम बात करते हैं पिस्टल के बारे में कि पिस्टल हम आखिर किसको कहेंगे। पहले केस में 1 कार्पल है तो एक ही पिस्टल है। पिस्टल, देखो 1 पिस्टल है यहां पे, इसको हम पिस्टल बोलेंगे। दूसरे केस में मुझे 1, 2, 3 अलग अलग कार्पल दिख रही हैं। जब कभी भी फ्लावर के अंदर सेपरेट कार्पल हो तो जितनी कार्पल है उतनी पिस्टल है। याद रखना बात, क्या याद रखोगे, एक फ्लावर के अंदर जितनी कार्पल है उतनी पिस्टल है, अगर वो फ्री है तो। अब मुझे तीसरे केस में यहां पर खाली नीचे वाले पार्ट में एक ही तो ओवरी दिख रही है बाहर से, अंदर से भले ही ये 3 ओवरी है लेकिन मुझे तो बाहर से एक ही दिख रही है, तो मैं इसे एक पिस्टल कहूंगा, एक पिस्टल। तो याद रखना, यदि फ्लावर के अंदर बहुत सारी कार्पल्स फ्यूज हो जाए तो जितनी कार्पल फ्यूज हुई है कार्पल का नंबर तो उतना आएगा, लेकिन अगर कार्पल फ्यूज है तो पिस्टल एक ही होगी। नीचे से ओवरी वाला पार्ट देखना वो कितना है, अभी तो मुझे एक दिखाई दे रहा है, हम जब इसका टीएस कट करेंगे तो हो सकता है इसमें हमको ज्यादा दिखाई दे, लेकिन फिलहाल मुझे एक दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक पिस्टल लिखूंगा। और अब हम बात करते हैं एक बड़े टर्म की, गाइनोशियम। देखो, एक फ्लावर में चाहे जितनी कार्पल हो, चाहे जितनी पिस्टल हो, गाइनोशियम हमेशा एक रहेगी। तो बिना सोचे समझे आप सीधा लिखिए एक गाइनोशियम, यहां पर भी लिखिए एक गाइनोशियम, यहां पर भी लिखिए एक गाइनोशियम। तो बस ये हमको याद रखना है कि गाइनोशियम जो होती है वो एक होती है, चाहे कार्पल कितने भी हो, चाहे पिस्टल कितने भी हो, गाइनोशियम हमेशा एक होती है। क्लियर हो गया ये वर्ड आपको पूरा का पूरा। अब हम यहाँ पे और टर्म समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक टर्म देखो, हमारे पास में यहाँ पर 3 कार्पल्स है, दिखाई दे रही है 3 कार्पल एकदम से। इन तीनों की तीनों कार्पल्स के अंदर आपको ये कंडीशन फ्री दिखाई दे रही है, ये वाली कंडीशन सेकंड में। जब कार्पल्स फ्री होती है तो इन्हें कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। तो ये है एपोकार्पस कंडीशन। क्लियर हुआ। जब कार्पल्स फ्यूज होती है तीसरे केस में तो हम इसे कहते हैं सिन कार्पस, ये सिन कार्पस कंडीशन है। सिन का मतलब फ्यूज। अगर हिंदी में बात करें सिंपल तो एपोकार्पस को कहते हैं वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। और जो सिन कार्पस है उसको कहते हैं संयुक्तांडपी, वियुक्तांडपी और संयुक्तांडपी। ये हो गया हमारे पास में कार्पल का पूरा प्रोसेस। कैसे टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे हमने वो बात करी। अब सिंपल सिंपल एग्जांपल, जैसे ये पहला जो केस है इसमें एक ही कार्पल है,
तो एक कार्पल के आधार पर हम इसे कहेंगे मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, एक अंडपी। इसका उदाहरण देख लीजिए, पी प्लांट, मटर का प्लांट है, उसके अंदर होता है ऐसा। दूसरा हमारे पास में 3 कार्पल है, तो चाहो तो आप ट्राई कार्पिलरी बोल दो इसको, ट्राई कार्पिलरी, और बेटर आप मल्टी कार्पिलरी बोल दो, एक से ज्यादा है, तो ये हो गया मल्टी कार्पिलरी। तो इस तरीके से हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब ये मल्टी कार्पिलरी भी है और एपोकार्पस भी है, एक से ज्यादा कार्पल भी है और ये कार्पल सारे फ्री भी हैं। ऐसे में हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड ऐसे में जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल सिंपल सिंपल्स होंगे, जैसे रोज प्लांट, जैसे लोटस प्लांट, जैसे स्ट्रॉबेरी। और हमारे पास में एक और प्लांट है जिसका नाम है माइकेलिया। तीसरा एक और प्लांट है माइकेलिया। ठीक है, ये प्लांट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, रोज, लोटस, स्ट्रॉबेरी और माइकेलिया। आपने रोज का फ्लावर देख रखा है सबने, और आपने लोटस भी देख ही रखा होगा, माइकेलिया स्ट्रॉबेरी शायद नहीं देखा होगा। तो आपको कैसे याद कैसे रखना है, सिंपल सा है इसका ट्रिक। रोज का फ्लावर ऐसे ओपन हो जाता है ना, तो ये ओपन है और सेपरेट है, एपोकार्पस। लोटस भी खुल जाता है तो ये खुली हुई है, सेपरेट है। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस खाली याद रहे इसलिए थोड़ा बता रहा हूं ट्रिक के टाइप में, कोई लॉजिक नहीं है ये। रोज और लोटस के फ्लावर ओपन हो जाते हैं तो इसे एपोकार्पस बोल देंगे, मतलब कि ये खुली हुई ओवरी टाइप है। दूसरा देखो, सिनकार्पस, बंद रहते हैं, सिनकार्पस है। तो सिनकार्पस के अंदर एक तो आएगा पेपेवर, काली मिर्च होती है, बंद रहती है काली मिर्च, गोल एकदम से पैक रहती है, तो वो बंद है। और इसी के साथ एक और आएगा चाइना रोज, गुड़ल। चाइना रोज का तो फ्लावर देखा होगा, नीचे से एक होती है, आगे जाकर के बहुत सारे खुल जाते हैं उसके अंदर से, तो वो चाइना रोज का एग्जाम्पल है। तो ये तो आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है इसके बारे में। अब हम एक कार्पल की बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि कार्पल आखिर होती कैसी है। कार्पल, देखो जो कार्पल है वो बहुत एक, मतलब बड़ा सा एक टर्म है, और इस टर्म के अंदर हमको स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। आप डायग्राम मेरे साथ में बना लीजिए। एक जो कार्पल होती है वो होती है मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल। और एंथर जो होता है, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन, वो होता है मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल। ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम के अंदर आ जाए, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। तो एक तो ये चीज याद रखनी, एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद में इस मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा तो एम्ब्रियो सैक बनेगा, और ये एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल्स हैं जिन्हें एग अपरेटस कहते हैं, 2 सेंटर के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इसको हम वापस डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार इसी के साथ में हम देख लेते हैं। ये है एक एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक न्यूसिलस के अंदर बनता है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि न्यूसिलस क्या है, सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। ये न्यूसिलस के अंदर बनता है। उसके बाद में इस ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स वगैरह होंगी,
इंटेग्यूमेंट्स का मतलब हो गया आवरण। इस तरीके से ये ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। देन क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। तो एक ये अंदर वाली बाहर वाली हो गई और पहले जो बनाई वो अंदर वाली, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारे पास में हो जाता है ट्यूनिकल। मैं आपको सारी चीजें आराम से बता दूंगा। डायग्राम बनाएंगे आप साथ में। ये बन गया हमारे पास में एक ओव्यूल, और ये ओव्यूल स्पेशली एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है क्योंकि इसमें दो इंटेग्यूमेंट हमने बनाई। मैं भी क्लियर करता हूं सारी चीजें। और ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो पार्ट है जिसके ऊपर ओव्यूल बनता है एक गाइनोशियम के अंदर, ओवरी के अंदर। और ये हमारा थैलेमस पार्ट है। तो इसको समझने के लिए आपको पिछली वाली क्लास है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, तब समझ में आएगी। और ये है ओवरी की अंदर की खाली जगह, और ये है स्टाइल, और ये बन गया हमारे पास में ओवरी। ये है स्टिग्मा। बस ये बन गई स्ट्रक्चर पूरी की पूरी। एक कार्पल के अंदर सबसे पहले तीन पार्ट को समझिए। पहला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल। ये तीसरा फूला हुआ पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ओवरी। ये ओवरी है। इस ओवरी में ये तो थैलेमस है। इस ओवरी के अंदर थैलेमस पे एक टिश्यू डेवलप होता है। उस टिश्यू को कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही वो टिश्यू है जहां से ओव्यूल डेवलप होता है। इस ओव्यूल के अंदर अब आपको मैं कुछ सिंपल चीजें और बताता हूं, थोड़ा रिकॉल करिएगा। जैसे हमने बात करी थी कि ये एक थैलेमस है और इस थैलेमस से यहां से स्टेमन बन रहा है और ये एंथर है। याद आया? जैसे थैलेमस से फिलामेंट जुड़ता है, फिलामेंट, थैलेमस से फिलामेंट, वैसे ही ये जो आपको यहां ओवरी के अंदर फिलामेंट जैसा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट फिलामेंट जैसा पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं फ्यूनिकल। याद रह जाएगा? फ्यूनिकल। एफ से फिलामेंट, एफ से फ्यूनिकल। तो जो काम फिलामेंट कर रहा था वही काम फ्यूनिकल करेगा। क्या काम करेगा? इस ओव्यूल को थैलेमस से कह दो या प्लेसेंटा से कह दो, जोड़ के रखने का काम करता है। दूसरा, इस ओव्यूल को प्रॉपर वाटर और फूड सप्लाई होती रहे, इसके लिए इसके अंदर एक वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर सप्लाई होती है। वेस्कुलर सप्लाई का मतलब एक पतली सी लाइन जाती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें जाइगोट बनेगा, इसमें एम्ब्रियो बनेगा, इसमें सीड बनेगा। तो मतलब इसको वाटर फूड सप्लाई कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ एक पतली सी वेस्कुलर सप्लाई, जाइलम फ्लोएम जो है वो होते हैं। तो ये वेस्कुलर सप्लाई हो गई। अच्छा,
अगर आपको याद हो तो हमने एक बात कही थी कि स्टेमन में फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाले जगह को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? उस जगह को कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव वो टिश्यू है जो कि स्टेमन में फिलामेंट और एंथर को जोड़ता है। वैसे ही आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जहां मैंने अभी एरो बनाया, ये पार्ट फिलामेंट और ओव्यूल को जोड़ता है। इसे कहते हैं हाइलम। हाइलम। हाइलम जोड़ने का काम करता है, जंक्शन होता है ये, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ये जो इतना पार्ट है ना, इस पार्ट को हम ओव्यूल बॉडी कहते हैं। ओव्यूल बॉडी, बिजांड काय, ओव्यूल बॉडी। देन और अपन समझते हैं इस ओव्यूल के अंदर हमको यहां एक तो ये बाहर वाली इंटेग्यूमेंट दिख रही है, एक ये अंदर वाली इंटेग्यूमेंट दिख रही है। ये आउटर और ये इनर इंटेग्यूमेंट है। ये दोनों क्या है? अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण। अब आप ये देखो कि ये दोनों जो इंटेग्यूमेंट है, ये नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो रही है। तो यहां पर एक छोटा सा स्पेस बन रहा है, खुला स्पेस। इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, खुले स्पेस को, ये बहुत काम की चीज है। देन इस ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल है, उस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एरिया, इसे कहते हैं चैलेजा। चैलेजा, ओव्यूल के पीछे वाला जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं चैलेजा। ठीक है इतना। देन ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक तो बनता ही बनता है। एम्ब्रियो सैक है ये। और एम्ब्रियो सैक के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। एम्ब्रियो सैक जिन सेल से बनता है, वो पहले कभी न्यूसिलस की सेल हुआ करती थी। तो न्यूसिलस सब बता दूंगा मैं। न्यूसिलस होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे आपने एंथर के अंदर पढ़ा था ना, बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। वैसे ही न्यूसिलस में से कोई एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह काम करेगी, स्पोरोजिनस सेल की तरह काम करेगी बेसिकली। ये हो गया हमारे पास में एक ओवरऑल इस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कार्पल के बारे में बात। और आपको ये रेड कलर का बीच में ओव्यूल दिखाई दे रहा है और ब्लैक कलर की ओवरी में बंद है। यही खास बात है एंजियोस्पर्म की। इस खाली जगह को कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी कह दो, चाहे इसको लोक्यूल कह दो। लोक्यूल मतलब अंदर से एक कमरा है ये। अब जैसे आप इमेजिन ऐसे करो कि जो चिमनी होती है ना, ईंट की भट्टियां जहां होती है, ईंट बनती है, वहां पर वो लंबी लंबी चिमनी लगा देते हैं ना, एकदम से सीमेंट की बनी हुई ऊंची ऊंची चिमनियां। उस चिमनी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो स्टिग्मा है, और उसके अंदर से आते हैं तो वो स्टाइल है। अब आप सोचो कि एकदम आप अंदर आ गए नीचे बेस पे, और बेस पे एक ही कमरा बना हुआ है। या आप इमेजिन करो कि आपका जो कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा, उस कमरे के ऊपर से एक पतली सी वॉल बना के गोल और ऊपर स्टिग्मा जैसा बना दे, तो जो कमरा है उसको लोक्यूल कहेंगे। अब आपका जो कमरा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो मान लो, तो वो 4 लोक्यूल हो जाएंगे। या ऐसा हो सकता है जैसे 2 कमरे हैं, वो आपस में फ्यूज हो गए, दीवारें उनकी अलग अलग है, मतलब दीवार जो है वो उनकी है बीच में, एक कमरा नहीं बना, 2 सेपरेट कमरे हैं, वो फ्यूज हो गए, तो ये हो गए 2 कार्पल फ्यूज हो गए, ऐसे समझो। तो जो लोक्यूल होता है वो अंदर का खाली स्पेस होता है।
इस स्पेस के अंदर ओव्यूल होते हैं। अब ये कोई रूल नहीं है कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा। सीधी सीधी बात है कि ओव्यूल बीज बनाते हैं आगे जाके। ओव्यूल जो होते हैं वो आगे जाकर के सीड बनाते हैं। तो अब आप ये समझो कि जितने सीड बने हैं किसी भी फ्रूट के अंदर, उसमें उतने ही ओव्यूल रहे होंगे, क्योंकि ओव्यूल ही बीज बनता है आगे जाके। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर एक ओवरी है, एक ओवरी में एक ओव्यूल है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, तो बीज भी एक ही बनेगा ना। आपको कितने ऐसे एग्जाम्पल याद है जहां एक फ्रूट में एक बीज होता है? जैसे मुझे एक याद है, मैंगो। आम के अंदर एक ही गुठली निकलती है ना, तो उस आम के फूल के अंदर, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल रहा होगा पक्का। जैसे मोनोकोट्स में वीट की बात कर लो, गेहूं का एक दाना, राइस का एक दाना, ये सारे के सारे एक ओवरी में एक ओव्यूल के एग्जाम्पल है। अब सोचो कि अगर मैं एक ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल की बात करूं, मल्टीपल ओव्यूल, एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल है, तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल याद करो जिसके अंदर बहुत सारे बीज बनते हैं। जैसे मुझे एक तो पपीता याद आ रहा है, पपाया, पपीता। जैसे मुझे एक वाटरमेलन, तरबूज याद आ रहा है, बहुत सारे बीज होते हैं फ्रूट के अंदर। वो क्या है? वो बहुत सारे ओव्यूल थे। जैसे ऑर्किड होते हैं। तो ये है हमारे पास में एग्जाम्पल जहां पर मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक ओवरी के। क्लियर हुआ ये चीज? तो चलो ये बनाओ डायग्राम अच्छे से, और आगे बात करते हैं अपन इन सारे पार्ट्स की कि इनका क्या क्या रोल है। एक बार जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में, ठीक है? कुछ चीजें तो देखो मैं बोल के लिखा देता हूं, और कुछ चीजें मैं वैसे लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा सबसे ऊपर की सरफेस को कहते हैं। और स्टिग्मा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो पोलन ग्रेन को स्पेस प्रोवाइड कराती है लैंड होने के लिए। पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को लैंडिंग स्पेस प्रोवाइड कराने का काम किसका है? स्टिग्मा का है। लिखिए, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को अवतरित होने के लिए, लैंड होने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को अवतरित होने के लिए या लैंड होने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन गिरेंगे तो जो स्टिग्मा की मॉइस्चर है, स्टिग्मा के ऊपर सुगर्स है, वो एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन फूल जाएंगे और जर्मिनेट होंगे, पोलन ट्यूब निकलेगी। तो पोलन जर्मिनेशन के लिए भी स्टिग्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लिखो आप, लिखो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन मॉइस्चर व सुगर एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर व सुगर एब्जॉर्ब करके, सुगर एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो जर्मिनेशन में हेल्प कर रही है। दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल का क्या रोल है? बेसिकली स्टाइल एक लंबा नली जैसा पार्ट होता है। स्टाइल एक लंबा नली जैसा पार्ट होता है। लिखो, जो स्टिग्मा व ओवरी को जोड़ने का काम करता है।
ये स्टिग्मा और ओवरी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इट इज द मिडल पार्ट विच कनेक्ट्स ओवरी एंड स्टिग्मा। ठीक है, एक तरफ ओवरी, दूसरी तरफ स्टिग्मा। अब ये जो स्टाइल है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है होलो स्टाइल, होलो स्टाइल, खोखली वर्तिका, खोखली वर्तिका। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो ये ओवरी है, सॉरी ये स्टिग्मा और स्टाइल है, इसके बीच में एकदम खोखली कैनाल जैसी स्ट्रक्चर, नली जैसी स्ट्रक्चर होती है। समझ पा रहे हो आप? इस तरीके से, ऐसे बीच में एकदम खाली स्पेस है। तो कोई पोलन ग्रेन आके गिरेगा तो वो पोलन ग्रेन आसानी से अपनी पोलन ट्यूब को यहां से आगे प्रोसीड करा सकता है, ग्रोथ करा सकता है। होलो स्टाइल का सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि जब, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं, ऐसे समझो कि जब स्टाइल बीच में से खोखली होती है, जब स्टाइल बीच में से खोखली होती है, इसे होलो स्टाइल कहते हैं। और ये मोनोकोट का करेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकोट फ्लावर्स के अंदर। और एक लिली जो प्लांट्स होते हैं, लिलीज, लिली प्लांट, उनके अंदर होता है ये सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरी तरीके की जो स्टाइल होती है उसे कहते हैं सॉलिड स्टाइल, सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जैसे ये तो है हमारे पास में एक खोखली स्टाइल, होलो स्टाइल, है ना। अगर इस होलो स्टाइल में बीच में जो स्पेस है वहां पर सेल्स भर जाए ऐसे, इसे कहते हैं सॉलिड स्टाइल। अब क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन यहां पे गिरेगा, वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके आगे ग्रोथ करेगा। तो इन सेल्स के बीच बीच में जहां जहां उसको जगह मिलेगी वहां से ग्रोथ करेगा। इन सेल्स को कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू, ट्रांसमिशन टिश्यू। तो याद रखना कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये डाइकोट्स का फीचर होता है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर सॉलिड स्टाइल पाई जाती है। तो आपसे क्या सवाल क्या पूछ सकते हैं? देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि सॉलिड स्टाइल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम क्या है। ट्रांसमिशन टिश्यू, ट्रांजेक्शन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं वो। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू किसका फीचर है। तो वो फिर बाद में आपको एग्जांपल देंगे, सॉलिड स्टाइल का, होलो स्टाइल का, सेमी सॉलिड स्टाइल का, वेट स्टाइल का, ड्राई स्टाइल का, कुछ भी लिख देंगे। और तीसरे टाइप की जो होती है वो होती है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड बोल दो इसको, या सेमी होलो बोल दो। कि भाई इतना ज्यादा भी ट्रांसमिशन टिश्यू नहीं होता और एकदम से खाली भी नहीं होती है, तो बीच की सी ये एग्जांपल है। आप दो के ऊपर जोर रखो, ये होलो स्टाइल है और ये सॉलिड स्टाइल है। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं, ओवरी। तीसरा पार्ट है ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी आधारीय फूला हुआ भाग, लिखो। ओवरी कार्पल का आधारीय, ओवरी कार्पल का आधारीय फूला हुआ भाग है। ओवरी कार्पल का आधारीय फूला हुआ भाग है। अब ओवरी समझो एक कमरा है, इस कमरे में जो खाली जगह दिख रही है उस खाली जगह को कहते हैं लोक्यूल, लोक्यूल। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? लोक्यूल।
जैसे हमने ये बनाया, ये ओवरी, और अभी इस ओवरी के अंदर अंदर से पूरा का पूरा खाली है, इसको कहते हैं लोक्यूल। लिखो, ओवरी के खाली स्थान को लोक्यूल कहते हैं। ओवरी के खाली स्थान को लोक्यूल कहते हैं। ठीक है। अब इस कमरे के अंदर एक टिश्यू का डेवलपमेंट होगा जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा लिखिए, ओवरी के अंदर, ओवरी में एक उत्तक का निर्माण होता है। ओवरी में एक उत्तक का निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा से ओव्यूल का निर्माण होता है तथा प्लेसेंटा से ओव्यूल का निर्माण होता है तथा ओव्यूल प्लेसेंटा से ही जुड़ा होता है। जैसे ये इस तरीके से मान लो ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल प्लेसेंटा से ही जुड़ा होता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से ही जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हम ओव्यूल की। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ओव्यूल। ओव्यूल तो बेसिकली देखो, ओव्यूल क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं ओवरऑल। अगर हम ओव्यूल की बात करें तो सबसे पहले हमें एक मास ऑफ सेल्स चाहिए, बहुत सारी सेल्स का मास। ये बहुत सारी जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है यहां पे, ये पेरेन्काइमा सेल्स है। पेरेन्काइमा सेल्स, ये पेरेन्काइमा सेल्स है। पेरेन्काइमा सेल्स, बहुत सारी सेल्स है इकट्ठी होंगी। ठीक है। अब इन सेल्स को घेरने के लिए एक दूसरे सेल्स में कवरिंग चाहिए, दूसरे सेल्स की कवरिंग चाहिए। जैसे मैंने यहां एक कवरिंग बना दी, इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। जो मास ऑफ सेल्स है इसको कहते हैं न्यूसिलस। ये है न्यूसिलस और ये है इंटेग्यूमेंट। अब यदि मैं एक इंटेग्यूमेंट बनाऊंगा, जैसे मैंने मान लो एक ही बना के खत्म कर दी, ये लो, ये बन गया ओव्यूल। तो ये तो हो गया हमारा ओव्यूल किसका? जिम्नोस्पर्म का। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एक ही इंटेग्यूमेंट पाई जाती है, ये इंटेग्यूमेंट है, ये एक ही पाई जाती है। लेकिन अगर मैं एंजियोस्पर्म का ओव्यूल बनाऊंगा तो उस ओव्यूल में मुझे कम से कम एक और इंटेग्यूमेंट बनानी पड़ेगी, ये ऐसे। तो ये दो इंटेग्यूमेंट हो गई, ये तो हो गई अंदर वाली, ये हो गई बाहर वाली, ये भी इंटेग्यूमेंट है। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये फिलामेंट जैसा रोल प्ले करता है, वो फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी, इसको कहते हैं ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी और फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी जहां जुड़ते हैं उसे कहते हैं हाइलम। ये हाइलम है। अंदर मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स है, मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल। मेन पार्ट यही है। इस मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स में से कोई एक सेल ऐसी होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल। और ये है चेलेजा, पता ही है आपको, चेलेजा, माइक्रोपाइल चेलेजा। तो ये जो सेल है न्यूसिलस की सेल, ये सेल आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी। मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, लेकिन वहां पर तो क्या था कि जो टेपेटम थी, जैसे ये टेपेटम लेयर है, ये टेपेटम है,
वहां पे क्या हो रहा था कि टेपेटम के अंदर जितनी भी सेल थी, सारी की सारी सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर रही थी। सारी सेल वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर रही थी। लेकिन यहां पर न्यूसिलस की कोई एक सेल होगी, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, बाकी नहीं करेगी। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स की। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। तो इसी मेगास्पोर मदर सेल से आगे जाकर के यहां पे बनेगा एक इस तरीके का एम्ब्रियो सैक। जो अब मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं रहेगी, ये बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग अपरेटस होगा, और वो सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप सिंपल सी इतनी सी बात समझो, ये ओव्यूल है आपके, ठीक है। अब इस ओव्यूल के कई सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, और वो टाइप्स है कौन कौन सी फैमिलीज में है, किस तरीके से है, वो हम अभी इन डिटेल बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। सबसे पहला टाइप देखते हैं। इस ओव्यूल को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। मतलब क्या रूल है ऑर्थोट्रोपस बनने के लिए? ऑर्थोट्रोपस बनने का सिंपल सा रूल ये है कि जब माइक्रोपाइल, ये तो रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चेलेजा, माइक्रोपाइल से जो उल्टा है वो है चेलेजा, और ये नीचे है फ्यूनिकल। अगर माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक सीधी लाइन में हो, इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्लियर हुआ? ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का दूसरा नाम है एट्रोपस। लिखो आप, मैं लिखा देता हूं। जब माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल, जब माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक लाइन में होते हैं, तो इसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल ही तो जरूरी है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, आपका एक हो जाएगा बीटल, सुपारी का जो होता है ना पेड़, बीटल। एक पाइपर, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का भी करेक्टरिस्टिक फीचर है, बट याद रखना यूनिटैगमिक होना चाहिए। यूनिटैगमिक। ये तो बाईटैगमिक है, जैसे ये बाहर की इंटेग्यूमेंट, ये अंदर की इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट बनाई है ना, ये बाईटैगमिक है। यूनिटैगमिक होना चाहिए, तो वो जिम्नोस्पर्म में भी हो जाएगा। उसके बाद में इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, यह सबसे पुराना टाइप का है, मोस्ट प्रिमिटिव। लिख लो, यह सबसे पुराना टाइप का है, मोस्ट प्रिमिटिव। अगला लिखो, यह सबसे सरल प्रकार का है, मोस्ट सिंपल। यह सबसे पुराना टाइप का है और सबसे सरल प्रकार का है, मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपल। तो पाइपेरेसी फैमिली है, उसमें पाया जाता है, पाइपेरेसी फैमिली में, और पॉलीगिनेसी फैमिली जो है, पॉलीगोनेसी फैमिली, उसमें भी पाया जाता है। इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोप। क्लियर हो गया ये? अब दूसरा देखो। दूसरा है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का दूसरा नाम है रेसिपिनेट, रेसिपिनेट एनाट्रोपस। देख लो क्या हुआ। माइक्रोपाइल ये रहा, चेलेजा ये रहा, और फ्यूनिकल ये रहा। पहले तो ऐसा हुआ करता था, इस तरीके का, उसे से एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। अब ये ऊपर वाला पार्ट नीचे मुड़ गया,
मतलब कि जब ओव्यूल की बॉडी इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, फ्यूनिकल अपनी जगह पे है, ये फ्यूनिकल अपनी जगह पे है, ओव्यूल की बॉडी इन्वर्ट हो गई, तो इसको हम कहते हैं एनाट्रोपस। लिखो, जब जब फ्यूनिकल की वृद्धि की वजह से, ग्रोथ की वजह से, जब फ्यूनिकल की ग्रोथ की वजह से ओव्यूल उल्टा हो जाता है, ओव्यूल उल्टा हो जाता है, जिससे माइक्रोपाइल, चेलेजा व फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में नहीं होते, ओव्यूल उल्टा हो जाता है जिससे माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, इसे एनाट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य। 80% एंजियोस्पर्म फैमिली में यही पाया जाता है, 80% एंजियोस्पर्म फैमिली के अंदर। और मालवेसी फैमिली में पाया जाएगा, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, कंपोजिटी। अब आपको यहां पर, और मोनोकोट्स में भी होता है, अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, असेप्शन है, अपवाद है। और अब असेप्शन में याद रखो कि पी प्लांट एंड कैप्सेला, जो बहुत सिंपल से एंजियोस्पर्म प्लांट है, इनके अंदर एनाट्रोपस नहीं होता है ओव्यूल। किनमें होता है वो ये रहे, और किन में नहीं होता है वो ये रहे, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस, जब माइक्रोपाइल और चेलेजा की लाइन फ्यूनिकल से परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे, इसे हम कहते हैं हेमीट्रोपस। आधा इन्वर्टेड ओव्यूल, हेमीट्रोपस। लिखिए इसके अंदर, जब जब ओव्यूल 90 डिग्री पर घूम जाता है, जब ओव्यूल 90 डिग्री पर घूम जाता है, तो इसे हेमी एनाट्रोपस कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस कहते हैं, हेमीट्रोपस कहते हैं। यह ऑर्थोट्रोपस व एनाट्रोपस के बीच का होता है, यह ऑर्थोट्रोपस व एनाट्रोपस के बीच का होता है, दोनों के बीच का है ये। एग्जाम्पल, रेननकुलस, रेननकुलस। एग्जाम्पल, प्राइमुला, प्राइमुला। एग्जाम्पल, गोल्फीमिया। एग्जाम्पल, एक फैमिली है मालपीगिएसी फैमिली, इनके अंदर पाया जाता है हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस टाइप का ओव्यूल, 90 डिग्री रोटेशन। अब देखो ये कैम्पाइलोट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर जो पूरा का पूरा न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस पार्ट, एन फॉर न्यूसिलस, ये मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है, ये सारा सही जगह पर है। लेकिन न्यूसिलस मुड़ने की वजह से ये माइक्रोपाइल जो है वो फ्यूनिकल के पास में आ जाता है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल पास पास आ जाता है। लिखिए इसके अंदर, न्यूसिलस के मुड़ने की वजह से, न्यूसिलस के मुड़ने की वजह से माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है, न्यूसिलस के मुड़ने की वजह से माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है, वह माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल
एक लाइन में नहीं रहते। देखो माइक्रोपाइल यहाँ पर है, चैलेजा यहाँ पे है, फ्यूनिकल यहाँ पे है, ये तीनों एक लाइन के अंदर नहीं है। कैंपाइलोट्रोपस के एग्जाम्पल लिखो। कैपेरिडेसी फैमिली, और इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, जो कैर होता है ना, कैर सांगरी, वो। चिनोपोडिएसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली और कैप्सेला। तो कैप्सेला के अंदर ये वाला एग्जाम्पल होता है लेग्यूमिनोसी। देखो इसमें मटर है, वो पी है, इसमें भी ये होता है, और कैप्सेला के अंदर भी ये होता है, कैंपाइलोट्रोपस। तो ये हो गया हमारे पास में चौथा टाइप का ओव्यूल। अब एक ये देखो एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जिसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, ये है एम्ब्रियो सैक, घोड़े की नाल के जैसा हो गया एम्ब्रियो सैक, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल जैसा। बस यही खास बात है इसकी। इसकी वजह से भी आप देखो जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के पास में आ गया। लिखिए इसमें, इसमें एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा हो जाता है, इसमें एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा हो जाता है, जिससे माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है, जिससे माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, लोगी लोगे मीनेसी फैमिली, एलिस मेसी फैमिली, ब्यूटेमेसी फैमिली। इसके अलावा जो माइक्रोबिलिस, सॉरी मीराबिलिस, मीराबिलिस ये इसमें आएगा, लेमना इसमें आएगा, ओपी में आएगा, एलिस्मा भी इसी के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल्स है इसके, वो वाले। अब एक ये है अलग ही टाइप का केस, सर्सिनोट्रोपस, उल्टा। मतलब कि जब ओव्यूल बॉडी 360 डिग्री रोटेट हो जाए, ट्यूनिकल अपनी जगह पे है, लेकिन ओव्यूल की बॉडी है वो 360 डिग्री घूम गई, इसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। लिखो इसमें, जब फ्यूनिकल बहुत लंबा हो जाता है, जब फ्यूनिकल बहुत लंबा हो जाता है, वह ओव्यूल 360 डिग्री घूम जाता है। जब फ्यूनिकल बहुत लंबा हो जाता है, वह ओव्यूल 360 डिग्री घूम जाता है, तो इसे सर्सिनोट्रोपस कहते हैं, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। इसे कॉइल्ड ओव्यूल, कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे प्लम बेगिनेसी फैमिली, प्लम बेगिनेसी एग्जाम्पल आ जाएगा प्लम्बेगो। दूसरा है कैक्टेसी फैमिली, तो कैक्टेसी में कैक्टस आ जाएगा, ओपनशिया। पिल्लो कैक्टस, ये आ जाएंगे। इस ओव्यूल की मैं खास बात बता देता हूं आपको। जैसे ये वाला डायग्राम है ना, ये तो बहुत एनिमेटेड डायग्राम बनाया हुआ है अगले ने, लेकिन जब ये ओव्यूल बनता है तो इस ओव्यूल के अंदर ये आउटर इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है ऐसे। और इस तरीके से बन गया।
और ये बन गया ऐसे, मान लो एक बार के लिए मान लेना कि ये ऐसा है तरीके से, ठीक है। इस तरीके का ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट है, यहां पर एयर स्पेस पाया जाता है, एयर स्पेस, खाली जगह पाई जाती है। मतलब जहां पर इन्होंने ये लाइन बना रखी है ना, देखो ये वाली लाइन यहाँ पे और यहाँ पे, ये जैसे थोड़ा तो एयर स्पेस दिखा रखा है, यहाँ पे एयर स्पेस पाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि इंटेग्यूमेंट्स के बीच में एयर स्पेस कौन से ओव्यूल में पाया जाता है। इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो एयर स्पेस है वो पाया जाता है आपके सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के अंदर। ये बात हुई हमारे पास में किसकी, ये ओव्यूल के टाइप्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। ओव्यूल हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, राइट, प्लेसेंटा। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन बहुत सिंपल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इससे, प्लेसेंटेशन कैसा होगा इसके बारे में। चलो देखो अभी बताता हूं। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपका कमरा है, वो एक ओवरी है या ओवेरियन लोक्यूल है। और एक चीज याद रखनी है कि ओव्यूल हमेशा प्लेसेंटा पे ही लगेंगे। जैसे सपोज कि मैं आपके कमरे को ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, ये ऊपर आपका कमरा है, कमरा और टॉप व्यू है ये अंदर से। अगर इस कमरे पर, कमरे में मान लो बीच में मैं एक खंबा खड़ा कर देता हूं, बीच में पोल, कमरे के बीच में, और ये पोल है वो एक प्लेसेंटा है, तो आपको पता है कि ओव्यूल तो खाली प्लेसेंटा पे लगेंगे ऐसे, जितने भी लगेंगे वो बाद की बात है। तो ये एक टाइप का प्लेसेंटेशन हो गया। कमरा है, इमेजिन कर रहे हो, और कमरे के बीच में एक खंबा खड़ा है, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और उस खंबे के ऊपर ओव्यूल लगेंगे। समझ में आई? अच्छा, आपका जो कमरा है, उस कमरे का जो फर्श है, कमरे का फर्श, उस कमरे के फर्श पर प्लेसेंटा डेवलप हो गई। जैसे आपने कारपेट बिछा रखा होता है, वैसे ये प्लेसेंटा डेवलप हो गई। इस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल डेवलप हो गया, ये ऐसे ओव्यूल डेवलप हो गया। तो ये एक टाइप का प्लेसेंटेशन। आपका जो कमरा है, उस कमरे के बीच में एक खंबा डेवलप हुआ, पोल, और वो खंबा कॉर्नर्स से जुड़ गया। कॉर्नर से हमने दीवार बना दी, मान लो, ठीक है ना, पूरी दीवार बना दी। ये क्या हो गया? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा। और अब ओव्यूल कहां बन रहे हैं? इस प्लेसेंटा के ऊपर बन रहे हैं, ये लो, ये भी एक टाइप का प्लेसेंटेशन है। ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करना, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। देखो जैसे पहला, इसे कहते हैं मार्जिनल। मार्जिनल को हिंदी में कहते हैं सीमांत, सीमांत। अब इसको 3D के अंदर देख लो पहले तो। जैसे ही आपका कमरा है और इस कमरे की एक दीवार है, जहां आप बैठे हो, मान लो आपके लेफ्ट साइड वाली जो दीवार है, उस लेफ्ट दीवार के ऊपर हमने एक प्लेसेंटा बना दी। समझ में आ रही है ये बात? लेफ्ट साइड की दीवार है, उस लेफ्ट दीवार पर एक पतली सी प्लेसेंटा बना दी, उस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल लगा दिए, जैसे आपके सामने है। ये जो मटर दिखाई दे रही है ना आपको, मटर का दाना, मटर की फली, ये मटर की फली पहले कभी ओवरी हुआ करती थी। जैसे ये है, यहां इस साइड में स्टिग्मा, ये हुआ करती थी स्टिग्मा, ये स्टाइल, और अंदर कमरा है। इस कमरे की इस दीवार के ऊपर प्लेसेंटा बन गई एक दीवार पे, और प्लेसेंटा पे ओव्यूल बन गए, और ओव्यूल आगे जाके सीड बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से
ये ये जो 3D वाला डायग्राम है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है इस सीमांत का या मार्जिनल का। मार्जिनल मतलब एक किनारे पर। ये डायग्राम देखो, अंदर कमरा है और सामने की दीवार पर प्लेसेंटा बन गई, वहां वहां पर ओव्यूल बन गए, वहीं वहीं पे सीड बनेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? पी, मटर। समझ में आया? ये मार्जिनल इजी है। दूसरा देखो, एक्सियल प्लेसेंटेशन, इसे हिंदी में कहते हैं स्तंभीय। स्तंभीय, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपका कमरा है और आपके कमरे के बीच में एक खंबा बना दिया हमने। कमरे के बीच में खंबा, उस खंबे की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई की दीवारें बना दी। तो जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी में पहले तो बीच में एक खंबा बनाया यहां पे, उस खंबे से यहां से दीवार बनाई, इधर दीवार बनाई, इधर दीवार बनाई, इधर दीवार बनाई, और उस प्लेसेंटा के ऊपर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। इसे कहते हैं स्तंभीय, एक्सियल। ये एक्सियल टाइप का किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल, चाइना रोज। चाइना रोज। इसके अलावा टोमेटो, टोमेटो के अंदर भी यही है, और लेमन के अंदर भी यही, नींबू के अंदर भी यही। तो अगर आपने कभी नींबू को बीच में से काटा हो, तो याद है ना, ऐसे पतले पतले लाइनिंग से होते हैं, और बीज जो होते हैं वो बीच में होते हैं। वो एक्सियल प्लेसेंटेशन की वजह से पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? एक्सियल। आगे बात करते हैं, पेरिटल, भित्ति है। देखो, मार्जिनल में और पेरिटल में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा है। मार्जिनल में आपके कमरे की एक दीवार पर प्लेसेंटा बनाई थी, इसलिए आपके कमरे की एक साइड पर ओव्यूल लगे हैं। ये है भित्ति है। पेरिटल, परिधि है। आपके कमरे की चारों दीवारों के ऊपर प्लेसेंटा बना देंगे, तो चारों दीवारों पर ओव्यूल्स लगेंगे ना, बस ये वही है, भित्ति है। इसमें आएगा मस्टर्ड, इसमें आएगा आर्जिनोन मैक्सिका, आर्जिनोन। तो प्लेसेंटा के अंदर इसमें क्या होगा कि ओवरी के में अंदर की साइड से चारों तरफ से ये बनेंगे। दूसरा देखो, इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल, मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय। कमरे के बीच में एक खंबा बना दिया और उस खंबे के ऊपर ओव्यूल्स लगा दिए। देखो, कमरे के बीच में खंबा बनाया है, वो खंबा कहीं से कनेक्टेड नहीं है, बस खाली बीच में खड़ा है खंबा, उसके ऊपर ओव्यूल लगे हैं। तो जब आप कमरे को ऊपर से देखोगे, ऐसा सा ही तो डायग्राम दिखेगा। इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल, सेंटर में फ्री, फ्री सेंट्रल। ये किस में पाया जाता है? प्रिज्मोज में। प्रिज्मोज के अलावा डाइएंथस के अंदर, प्रिज्मोज हो गया, डाइएंथस हो गया, इसमें ये फ्री सेंट्रल पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, आधार्य, बेसल, आधार्य। आपके कमरे का जो फर्श है, उस फर्श के ऊपर प्लेसेंटा बनाई, फर्श के ऊपर प्लेसेंटा बनाई और फर्श के ऊपर एक ओव्यूल लग गया। ये अभी इस तरीके से दिखाया है। ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी का जो बेस पार्ट है, उस बेस के ऊपर ओव्यूल लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास में बेसल प्लेसेंटेशन। किसमें पाया जाएगा? मेरीगोल्ड, सनफ्लावर। मेरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, और बीच नीचे फर्श के ऊपर ये पाया जाता है। हो सकता है एक से ज्यादा हो, ओव्यूल हो सकता है एक ही हो। तो भाई वो तो देखो, अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग केस होता है, उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये हुआ हमारे पास में प्लेसेंटेशन। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चेंजेस बता देता हूं जो
ओवरी के अंदर आते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप एक लिस्ट बनाइए, जैसे बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी है, अंडाशय, वो फ्रूट बन जाता है, ओवरी बन जाता है फ्रूट। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो बन जाते हैं सीड, ये बीज बन जाते हैं, ओव्यूल्स। अब ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल अगर सीड बनते हैं, ओवरी अगर फ्रूट बनती है, तो जो ओवरी वॉल है वो बन जाती है फ्रूट वॉल, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाती है। उसके बाद में ये जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स है, ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स, ओव्यूल के जो आवरण है वो बीज के आवरण बन जाएंगे, क्योंकि ओव्यूल बीज बन रहा है, तो ये बनता है सीड कोट, सीड कोट। अब जो सीड कोट है, वो सीड कोट इंटेग्यूमेंट से ही तो बनता है, और इंटेग्यूमेंट दो होती है एंजियोस्पर्म में। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये बनाती है आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट। और आउटर सीड कोट को कहते हैं टेस्टा, ठीक है। जैसे कोई सीड है, उसको अगर अपन टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले आउटर सीड कोट ही तो हमारे टंग के टच में आएगा ना, तो वो हो गया टेस्टा। जिसको टेस्ट कर सकते हैं वो टेस्टा, ऐसे याद करने के लिए। और जो इनर है इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट इनर सीड कोट बनाता है, और जो इनर सीड कोट होता है उसे कहते हैं टैगमेन, टेस्टा टैगमेन। समझ में आया? चलो, ये तो ऐसे याद करने के लिए बता दिया। अब बात करते हैं न्यूसिलस की। न्यूसिलस, अगर हम न्यूसिलस की बात करें तो न्यूसिलस डीजनरेट हो जाता है, न्यूसिलस डीजनरेट, लेकिन एक्सेप्शनली न्यूसिलस बच जाता है। निषेचन के बाद यदि बीज में, निषेचन के बाद यदि बीज में न्यूसिलस बच जाता है, न्यूसिलस बच जाता है, तो इसे पेरिस्पर्म कहते हैं, तो इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे पाइपर है, काली मिर्च होती है, बीट होती है, पाइपर, बीट, इनके अंदर ये न्यूसिलस बच जाता है, ज्यादातर में ये खत्म हो जाता है। उसके अलावा न्यूसिलस के बाद हाइलम, हाइलम, हाइलम जो है वो पड़ा रहता है। हाइलम एक निशान बन जाता है, स्कार ऑन सीड, क्योंकि हाइलम वो जगह है जहां से फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी जुड़ती है। अब फ्यूनिकल तो टूट जाएगा, लेकिन जो सीड है उसके ऊपर एक निशान बन जाता है, स्कार ऑन सीड, सीड के ऊपर एक निशान सा बन जाता है कि भाई ये यहाँ पर फ्यूनिकल जुड़ा हुआ था, वो हाइलम होता है। फिर जो फ्यूनिकल है वो बन जाता है स्टाक ऑफ सीड, स्टाक ऑफ सीड, सीड का तंतु। कई कई बीज ऐसे होते हैं ना जिनको अपन पकड़ सकते हैं, वो बन जाता है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल ही रहता है, बीज के ऊपर एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा, वो माइक्रोपाइल होता है। और चेलेजा, वो चेलेजा ही रहता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के चेंजेस हैं जो आते हैं हमारे सामने जब हम पढ़ते हैं कि बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद में हम एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने कहा आपको कि ये एक ओव्यूल है और इस ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक है, ये है एम्ब्रियो, और ये ऐसे मान लो एक बार के लिए ना तरीके से। अब ये जो बाहर का पार्ट है इसे कहते हैं न्यूसिलस, ये न्यूसिलस है, ये पार्ट न्यूसिलस। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल ऐसा आता है जहां जो न्यूसिलस है वो डिजोल्व हो जाता है और ये ऐसा खाली स्पेस बन जाता है। ये एम्ब्रियो सैक अपनी जगह पर है और न्यूसिलस जो है वो खाली स्पेस बन गया। इसे कहते हैं सूडो एम्ब्रियो सैक, सूडो एम्ब्रियो। और ये सूडो एम्ब्रियो सैक स्पेशली पाया जाता है पोडोस्टोमेसी फैमिली में, पोडोस्टोमेसी फैमिली में। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिखो आप, लिखो पोडोस्टोमेसी फैमिली के मेंबर्स में, पोडोस्टोमेसी फैमिली के मेंबर्स में, पोडोस्टोमेसी फैमिली के मेंबर्स में न्यूसिलस डिजोल्व हो जाता है, जिससे न्यूसिलस डिजोल्व हो जाता है जिससे एक खाली जगह बन जाती है, इससे एक खाली जगह बन जाती है। इसे खाली जगह बन जाती है, इसे सूडो एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसे सूडो एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये है हमारे पास में सूडो एम्ब्रियो सैक के बारे में। दूसरा लिखो, अधिकतर केस में, अधिकतर केस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ, अधिकतर केस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ न्यूसिलस खत्म हो जाता है। अधिकतर केस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ न्यूसिलस खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ केस में न्यूसिलस बच जाता है, न्यूसिलस बच जाता है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइपर के अंदर पाया जाता है, पाइपरेसी फैमिली, टर्मेरिक हल्दी, जिंजर, ये जिंजीबरेसी फैमिली है। जिंजीबरेसी फैमिली इसमें पाया जाता है, बीट के अंदर पाया जाता है। तो पेरिस्पर्म क्या है? रिमेनिंग न्यूसिलस को कहते हैं। न्यूसिलस अगर बच जाता है तो उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने मान लो ये बनाया थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस है, ये ओवरी है, यहां पर ये प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा के ऊपर कुछ फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स, कहेंगे ऑब्ट्यूरेटर्स, ऑब्ट्यूरेटर्स। फिलामेंट
स्ट्रक्चर ऑन प्लेसेंटा। और ये जो ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं, ये ऑब्ट्यूरेटर्स का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। गाइड पोलन ट्यूब, गाइड पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है। ऑब्ट्यूरेटर्स कौन कौन सी फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं? देखो, लेमिएसी फैमिली, लेमिएसी फैमिली में ये पाए जाते हैं। अकेन्थेसी फैमिली में, अकेन्थेसी फैमिली ये पाए जाते हैं एनाकार्डियेसी फैमिली के अंदर। आम वाली फैमिली है एनाकार्डियेसी फैमिली। ये पाए जाते हैं मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर, मैग्नोलिएसी फैमिली। यूफोरबिएसी इंपॉर्टेंट है, यूफोरबिएसी फैमिली के। तो ये इस तरीके से ओव्यूल है और उस ओव्यूल के अंदर ऑब्ट्यूरेटर्स फिलामेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन इंटेग्यूमेंट। टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड। जैसे कुछ होते हैं जिनमें एक इंटेग्यूमेंट होती है, यूनिटैग्मिक, यूनिटैग्मिक, यूनिटैग्मिक जो होगी उसमें जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म जो है, इनके अलावा गेमोपेटली एक जो ग्रुप है एंजियोस्पर्म का। गेमो का मतलब होता है फ्यूज, पेटल का मतलब होता है पेटल्स, कोरोला पढ़ा था ना, पेटल्स, वो फ्यूज होते हैं इस फैमिली के मेंबर्स में। सॉरी, फैमिली नहीं है, ये बड़ा ग्रुप है, एक क्लास है। तो गेमोपेटली जहां पर दल यानी पेटल्स संयुक्त होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, उसे कहते हैं गेमोपेटली। उसमें भी यूनिटैग्मिक जो है वही पाया जाएगा। दूसरा आता है बाइटैग्मिक, बाइटैग्मिक। बाइटैग्मिक का मतलब दो, एक आउटर इंटेग्यूमेंट है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। तीसरा है एटैग्मिक। एटैग्मिक का मतलब इंटेग्यूमेंट एब्सेंट, यानी ये ओवरी के अंदर तो है ऐसे, लेकिन इनके ऊपर इंटेग्यूमेंट नहीं है, ऐसे होते हैं ये। अगर ये ओवरी भी ना होती, ऐसे ही होते, तो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते। बट एटलीस्ट इनके चारों तरफ ओवरी है, इसलिए ये एंजियोस्पर्म है। बट अंदर जो है वो इंटेग्यूमेंट नहीं है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बनता है ना। देखो, एंजियोस्पर्म होने के बावजूद भी इनमें ओव्यूल के बाहर इंटेग्यूमेंट नहीं है, लेकिन ओवरी है, इसलिए ये एंजियोस्पर्म है, राइट। तो इसका एग्जांपल ओलेक्स, जैसे लीरियोस्मा, जैसे लोरेंथस, और एक है सेंटेलम। देखो, लोरेंथस और सेंटेलम के बारे में एक बात और जो यहां से इंपॉर्टेंट बन के आ जाती है, लिख लेते हैं लगे हाथ। लोरेंथस जो होता है वो आंशिक स्तंभ परजीवी होता है, मतलब ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पूरी रूप से मतलब ये पैरासाइट नहीं है, स्टेम के ऊपर अपना कुछ काम खुद कर लेता है।
और जो सेंटेलम है वो है पार्शियल रूट पैरासाइट। तो ये भी एग्जांपल्स में याद रख लीजिएगा, लोरेंथस है वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, और सेंटेलम जो है वो पार्शियल रूट पैरासाइट। अब मॉडिफिकेशंस ऑफ इंटेग्यूमेंट पढ़ते हैं, इंटेग्यूमेंट के रूपांतरण। मॉडिफिकेशंस ऑफ इंटेग्यूमेंट, मॉडिफिकेशंस ऑफ इंटेग्यूमेंट क्या है? देखो मॉडिफिकेशंस में, जैसे एक आपने नाम सुना होगा एरिल। एरिल, एरिल का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको सिंपल सिंपल सी चीजें बताता हूं, बिना कोई स्पेशल डायग्राम के, मतलब कि एकदम सही सही डायग्राम नहीं बनाऊंगा अभी मैं। जैसे मान लो ये एक ओव्यूल है, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल का यूनिकल है। एरिल क्या होता है? एरिल का मतलब होता है कि जब यूनिकल से एक तीसरी इस तरीके से और लेयर डेवलप हो जाए, ये इसे कहते हैं एरिल। इसको थर्ड इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं, थर्ड इंटेग्यूमेंट। लिखो आप इसके अंदर, जब जब ओव्यूल के आधार से, जब ओव्यूल के आधार से, ब्रैकेट में लिखना फ्यूनिकल से, जब ओव्यूल के आधार से, फ्यूनिकल से एक इंटेग्यूमेंट जैसी संरचना बनती है, एक इंटेग्यूमेंट जैसी संरचना बनती है, इसे एरिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइरिस्टिका, फॉर एग्जाम्पल ट्राइएंथेमा, फॉर एग्जाम्पल एस्फोडिलस, ये हो गया एरिल के एग्जाम। दूसरा मॉडिफिकेशन देखो, इसे कहते हैं एरिलॉइड। एरिलॉइड, अब ये एरिलॉइड क्या है? ये हमारा एक साधारण सा ओव्यूल है। एरिलॉइड का मतलब क्या होता है कि आउटर इंटेग्यूमेंट के टिप पार्ट से, आउटर इंटेग्यूमेंट के टिप पार्ट से कवरिंग निकले और ये पूरे ओव्यूल को घेर ले, ऐसे, इसको कहते हैं एरिलॉइड। देखो, जब आउटर इंटेग्यूमेंट के टिप से, जब आउटर इंटेग्यूमेंट के टिप से अतिवृद्धि होती है और नीचे की तरफ जाकर पूरे ओव्यूल को घेर लेती है, आउटर इंटेग्यूमेंट से अतिवृद्धि होती है, वह नीचे की तरफ जाकर पूरे ओव्यूल को घेर लेती है, इसे एरिलॉइड कहते हैं। जैसे ये पाया जाता है अपनी लीची के अंदर, लीची पिथोसेलोबियम, लीची में भी है, पिथोसेलोबियम के अंदर भी है। तो लीची में एडिबल पार्ट कौन सा है? एरिलॉइड। जो हम खाते हैं लीची के अंदर, वो क्या खाते हैं? एरिलॉइड खाते हैं। एक होता है सार्कोटेस्टा, सार्कोटेस्टा। अब ये सार्कोटेस्टा क्या आ गया देख लो। सार्कोटेस्टा में जब आउटर इंटेग्यूमेंट फ्लैशी बन जाती है, जब ये आउटर इंटेग्यूमेंट फ्लैशी बन जाती है, कोई अतिवृद्धि नहीं है वैसे, लेकिन ये फ्लैशी बन जाती है, इसको सार्कोटेस्टा कहते हैं। लिखिए, जब आउटर इंटेग्यूमेंट फ्लैशी बन जाती है, इसे सार्कोटेस्टा कहते हैं।
मैग्नोलिएसी फैमिली के मेंबर्स, ये आ गया। फिर एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम का मतलब होता है कि ऊपर वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट बोल सकते हैं। जब आउटर इंटेग्यूमेंट है, उसकी वजह से माइक्रोपाइल पर एक स्टॉपर या एक ब्रेक जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसी, इसे कहते हैं ओपरक्यूलम। देखिए, जब माइक्रोपाइल पर, इनर से होगा भाई, सॉरी, हाँ इनर से, जब माइक्रोपाइल पर इनर मेम्ब्रेन से एक ब्रेक या स्टॉपर, जो घर में दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे के नीचे लगाते हैं ना स्टॉपर, वो स्टॉपर, जब माइक्रोपाइल पर इनर इंटेग्यूमेंट से एक ब्रेक या स्टॉपर जैसी संरचना बनती है, उसे ओपरक्यूलम कहते हैं। ये आएगा लेमना के अंदर। नेक्स्ट लिखो करंकल। करंकल का ही नाम है स्ट्रोफियोल, स्ट्रोफियोल या करंकल। इसमें क्या होता है देखो, एक्चुअली करंकल क्या है कि एक ओव्यूल के ऊपर चोंच जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओव्यूल पर चोंच जैसी स्ट्रक्चर। आउटर इंटेग्यूमेंट अगर ग्रोथ करके इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरीके की, इसे कहते हैं करंकल। कौन बना रहा है? आउटर इंटेग्यूमेंट। लिखो, आउटर इंटेग्यूमेंट वृद्धि करके एक चोंच जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, इसे करंकल कहते हैं। एग्जाम्पल रिसिनस कम्युनिस एंड, है ना। और यूफोरबिएसी फैमिली की एक खास बात, यूफोरबिएसी फैमिली के मेंबर्स में ये करंकल पाया जाता है। ये कुछ हमारे पास में है। एक और लास्ट हम देखते हैं, कोमा। कोमा में क्या होता है कि बहुत सारे फाइबर्स बन जाते हैं इंटेग्यूमेंट के ऊपर, जैसे कि कॉटन, जैसे कि कैलोट्रोपिस आंकड़ा होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं ना बीज के ऊपर, तो वो वाले एग्जाम्पल को कोमा कहते हैं। लिखो, जब आउटर इंटेग्यूमेंट पर, आउटर इंटेग्यूमेंट पर बहुत सारे फाइबर बन जाते हैं, फाइबर बन जाते हैं। एग्जाम्पल लिखो कैलोट्रोपिस, और एग्जाम्पल लिखो गोसिपियम। गोसिपियम मतलब कॉटन, ठीक है ना। साथ साथ जो है वो आप इनके याद भी करते जाइएगा एग्जाम्पल्स, और बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम है वो भी याद करने हैं, एग्जाम के अंदर वो भी पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितने ज़्यादा जरूरी जरूरी काम के वो सारे के सारे ग्रुप पर भेजता रहूं, तो वहां से आप याद करना है आपको, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।